All of you are ready? Yes, miss. Okay. So, today Sagar is there or not? Sagar Mishra is there today? On your mic. Yes, Sagar miss. Mishra. Yes, miss. What do you mean by टिश्यू बेटा? टिश्यू का मतलब क्या होता है? टिश्यू का मतलब यस, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो आई एम देयर टू टेल यू, पर पता है तो बताओ, नहीं पता है तो वो भी बोलो कि मैम नहीं पता है। यस और नो? No, miss. ओके ठीक है। देन नेक्स्ट, तो अभी आपको ध्यान से सुनना है बिकॉज लास्ट में मैं आपको पूछूंगी। अश्विन, अश्विन। यस मैम। हाँ बेटा, आपको टिश्यू का मतलब पता है? नो मैम। आपको भी टिश्यू का मतलब नहीं पता है? ओके। बोनीज एंड जेवियर, हाँ मिस। पता है? हाँ बताओ। Tissues consist of similar types of cells which works together. ओके, वेरी गुड। Correct है? करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। So you have already learned in your lower classes the basic structural and functional unit of life is dash. The basic structural and functional unit of life is called as dash. Cell. Cell. Okay. तो cell, group of cell will forms the tissue. समझा? जब सारे सेल्स एक साथ आते हैं और एक सिमिलर फंक्शन करते हैं तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। यू ऑल प्लीज नोट डाउन ऑल्सो, आई विल आस्क यू इन बिटवीन। किसी को भी मैं पूछ सकती हूँ बीच में से। So again I am repeating, the basic structural and functional unit of life is cell. Group of cell performing the same function. Group of cell performing the same function is called as the tissue. अगेन ग्रुप ऑफ टिश्यूज। अब ये टिश्यू वापस इकट्ठा होके क्या बनेगा? सेल इकट्ठा होके टिश्यू बना। वैसे टिश्यू इकट्ठा होके क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन। और फिर ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। हाँ, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। अगेन आई विल रिपीट द थिंग्स। सेल, group of cell will forms the tissue, group of tissues will form different types of organ, जैसे कि लिवर एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स बनाएगा। ऑर्गन्स इकट्ठा होके ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लूंगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि हमारा स्टमक आता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आता है, ये सारे ऑर्गन्स है ना। यस, दे आर फॉर्मिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये ऑर्गन्स किससे बना है? टिश्यू से बना है। टिश्यू किससे बना है? सेल से बना है। इज दैट वेरी क्लियर? तो ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं और तब जाकर हम एक ऑर्गेनिज्म बने हैं। अब हमारा ह्यूमन बॉडी जो है उसी के अंदर कितने सारे सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, miss. Yes miss. Yes, miss. So we are going to learn about the animal tissue. Please specify करो। I am वापस मैं specify कर रही हूँ। We are going to learn the animal tissue. प्लांट का टिश्यू अलग होता है, एनिमल का टिश्यू अलग होता है। तो हम इस चैप्टर में एनिमल टिश्यू पढ़ने वाले हैं, आप अलग चैप्टर में प्लांट टिश्यूज पढ़ोगे। सो अभी मैंने आपको जो बताया, सो जस्ट गो थ्रू इट।
tissue is a group of cells having same embryonic origin, structure and function. Various tissues, they combine together in an orderly manner to form a large functional unit which is called as the organ. फिर ऑर्गन्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, टिश्यू से ऑर्गन बना. कौन सा ऑर्गन बना, जैसे कि माउथ बन गया, टंग बन गया, सलाइवरी ग्लैंड बन गया, स्टमक बन गया, स्मॉल इंटेस्टाइन बन गया, लार्ज इंटेस्टाइन बन गया. तो ये सारा मिलकर एक सिस्टम बन गया, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स बन गए और फिर एक बॉडी बन गया. So this is the hierarchy of the life. So please copy down this hierarchy. Cell forms tissue, tissues form organ, organ form organ system, and organ system form the body or the organism. So please copy down this part, all of you. लिखा? Yes, ma'am. Okay. Now, next topic which we are going to learn is about कि अभी we will be seeing about the next part. Wait. So again the definition of tissues. अभी देखो, जरूरी नहीं है कि टिश्यू के अंदर एक ही टाइप का सेल हो. टिश्यू कैन बी फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आल्सो. मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी ऑफ अ ब्लड. आप सबको ब्लड के बारे में पता है, ब्लड भी एक टाइप का टिश्यू है. क्यों मैं ब्लड को टिश्यू बोल रही हूँ, क्योंकि ब्लड के अंदर यू मस्ट हैव हर्ड दैट कि हमारे ब्लड में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म्स? ये Yes. सारे टर्म्स सुने आपने? हाँ. Yes. तो हमारे ब्लड के अंदर 3 टाइप के सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. तो ये जो 3 टाइप के सेल्स है वो एक साथ प्रेजेंट है हमारे ब्लड में. हाँ, एक ही काम कर रहे हैं, तो इसी के लिए ब्लड भी एक टाइप का टिश्यू है. तो पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब अलग अलग टाइप के सेल्स है, पर काम एक ही कर रहे हैं. तो इसके लिए टिश्यू में जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम टाइप के सेल्स हो, कुछ अलग अलग टाइप के सेल्स भी हो सकते हैं. So tissue is defined as a collection of cell. It is a collection of cell that we know together with an extracellular secretion. अच्छा, अब ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे मैंने बहुत सारे सेल्स एक साथ ले लिए, ठीक है, बहुत सारे सेल्स एक साथ ले लिए. जैसे फॉर एग्जांपल माय फिंगर्स ओनली, ठीक है. लेट मी से देयर आर 4 सेल्स, 1 2 3 4. अब ये 4 सेल्स है, 4 सेल्स एक साथ, मैंने पहले ये अलग अलग थे, मैंने इसको एक साथ ले लिया. अब एक साथ लेने के बाद भी बीच में कुछ स्पेस नजर आ रहा है कि नहीं आप सबको? यस, बीच में भी स्पेस नजर आता है. 2 सेल के बीच में भी स्पेस होता है, उसी को कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या फिर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड भी उसे कह सकते हैं, या इंट्रासेल्यूलर स्पेस भी कहते हैं. हमेशा याद रखो, 2 सेल के बीच में, 2 या 3 सेल के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? मैट्रिक्स. ठीक है. सेल के बीच में जो चीज प्रेजेंट होता है, फिलिंग मटेरियल जो प्रेजेंट होता है, अभी जैसे मेरे को इसको एक साथ लेना है, तो इसमें कुछ तो फिलिंग मटेरियल होगा ना, तभी तो ये एक साथ रहेंगे. तो ये जो फिलिंग मटेरियल है इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं बायो में. ठीक है. तो in between the cells there can be fluid, there can be any filling material, that is called as the matrix. They perform one or more particular functions. Tissues may contain one type of cell. This point is very important. Tissue may contain either one type of cell
or it may have several types of cells also. Understood? Understood this Yes. page also? Yes, ma'am. अच्छा, अब आपको अपने दिमाग में अच्छी तरह से फिट करके रखना है. आपको ये लेसन सिर्फ 11th के लिए याद नहीं रखना है, ये आपको लेसन 12th के लिए, जिसको भी नीट एग्जाम क्रैक करना है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है. इसको वीआईपी लेसन कर दो आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये अगर लेसन आपको अच्छी तरह से पता होगा तो 12th में आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे, आप नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, आप रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे, 12th स्टैंडर्ड में जाओगे. उस टाइम पे फिर ये चीजें कोई टीचर्स रिवाइज नहीं करेगी, वो आपको ऐसे पढ़ाते जाएंगे, और अगर आपका ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको डिफिकल्ट होगा समझने के लिए. सो इसके लिए मैं कह रही हूँ बेटा, आप इस लेसन को वेरी इंपॉर्टेंट लेसन करके मार्क कर लो. सो एनिमल के बॉडी में, फिर वो कोई भी एनिमल हो, एनिमल के बॉडी में 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, कोई भी एनिमल हो इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. हाँ, ह्यूमन बीइंग को लेकर कोई भी एनिमल आप ले लो, सबके बॉडी में 4 टाइप के ही टिश्यूज होते हैं. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, एनिमल टिश्यूज देयर आर ओनली 4 टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यू, connective tissue, muscular tissue and the nervous tissue. Got it all of you? So write down animal tissue as the heading. Make 4 bifurcation, 4 bifurcation करो. फर्स्ट बाइफर्केशन में राइट डाउन एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड बाइफर्केशन में लिखो कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड में मस्कुलर एंड फोर्थ में नर्वस. नर्वस टिश्यू को आप नर्व टिश्यू भी बोल सकते हो, मस्कुलर टिश्यू को आप मसल टिश्यू भी बोल सकते हो. डन बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब याद रखो, एपिथेलियल टिश्यू हमारे ऑर्गन्स के ऊपर और अंदर, समझो फॉर एग्जांपल ये कोई ऑर्गन है, ऑर्गन के ऊपर भी एपिथेलियल टिश्यू होता है और ऑर्गन के अंदर, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसका लुमेन होता है, तो होल होगा ना, तो उसके अंदर भी क्या होगा एपिथेलियल टिश्यू, और उसके ऊपर भी क्या होगा एपिथेलियल टिश्यू होगा. अंडरस्टूड? ठीक है, तो कोई भी टिश्यू के अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू होता है और ऊपर भी एपिथेलियल टिश्यू होता है, कोई भी ऑर्गन के. सो इट इज कवरिंग द एक्सपोज्ड सरफेस. इवन हमारा स्किन भी एक टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है. देन इट हैज मेनी ग्लैंडुलर सिक्रीशन आल्सो. अभी हम आगे लेसन में टाइप्स पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू का, तो इसको आपका इसका मतलब समझ जाएगा. कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है? इट इज ऑलवेज प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड इट इज स्टोरिंग द एनर्जी. कैसे एनर्जी स्टोर करता है, जब आप उसके टाइप्स पढ़ोगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगी. मस्कुलर टिश्यू क्या काम करता है? मसल्स के वजह से हम कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर पाते हैं, जिसके वजह से मूवमेंट हो पाता है और लोकोमोशन हो पाता है. नर्वस टिश्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होता तो फिर हम रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस नहीं कर पाते, है ना. अगर ये नहीं होता तो आपको एक सुई चुभाने पे इतना आऊ नहीं करते, है ना. आप एक अर्थवर्म, एक कॉकरोच को देख के ऐसे डर के आऊ भागते नहीं. तो ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस नर्वस टिश्यू. अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग विद द टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन डिटेल, let me tell you there are 2 types of cells के भी 2 टाइप होते हैं, और फिर हम टिश्यू की तरफ जाएंगे.
सेल्स के दो टाइप होते हैं, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स. Germ cells can also be called as reproductive cells. Reproductive cells. अगेन बायो के लैंग्वेज में सोमा का मतलब होता है बॉडी. सोमा का मतलब होता है बॉडी. तो कहीं पे भी वर्ड सोमा है मतलब है बॉडी. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि बायो बिकम्स इजी व्हेन यू लर्न विद द व्हेन यू अंडरस्टैंड द बायो का लैंग्वेज. ठीक है, ओके. Just a second, beta. I'm getting a call from my college. Just give me 2 minutes. You just read it this point. There are two types of cells. What I've told you as the somatic cells and the germ cells, all the reproductive cells. Somatic cells are present all over our body. मतलब हमारा जो भी organs है वो सब somatic cells से बना है. Understood? हमारा liver, हमारा kidney, हमारा eyes, हमारा brain, हमारा spinal cord, ये सारे चीज, हमारे skin, ये सारे चीजें somatic cells से बने हुए हैं. फिर आप मुझे बोलोगे कि मैम फिर जर्म सेल्स किधर प्रेजेंट है. तो जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स सिर्फ और सिर्फ हमारे रिप्रोडक्टिव एरियाज में प्रेजेंट है. ठीक है, रिप्रोडक्टिव एरियाज क्या होता है? मेल के अंदर टेस्टिस होता है और फीमेल के अंदर ओवरीज होता है. अंडरस्टूड? टेस्टिस के अंदर स्पर्म तैयार होता है और ओवरी या ओवा के अंदर, ओवरी को हम ओवा भी कह सकते हैं, उसके अंदर एग तैयार होता है. इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव एरियाज में ही स्पेशल सेल्स होते हैं जैसे हम जर्म सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो राइट डाउन इन योर बुक टाइप्स ऑफ सेल. राइट डाउन टाइप्स ऑफ सेल्स. Make two part. Make two part. एक साइड लिखो सोमैटिक सेल्स, दूसरे साइड लिखो जर्म सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स. जर्म सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स. ठीक है, below somatic cells write down all body cells. All body cells. Yes. And for somatic cells you will be writing, sorry, for sperm, for germ cells write down present only in reproductive organs. Yeah, reproductive system. Present only in reproductive organs or reproductive system.
For this example, write down. For germ cells, example write down. Sperm and ova. Ova का मतलब होता है egg. Shall I change? Yes, miss. Yes. Now, what is the study of tissue called as? Again, a 1 mark question for your exam. Study of tissue is called as histology. Very important question. Study of tissue with respect to its structure and arrangement is called as histology. Who discovered histology? So there is a name of a scientist. You can see Mary Francois. He is been called as the father of histology. There are 4 different types of tissues which you have to go learn. That is epithelial, connective, muscular and the nervous. So please write down. Histology का मतलब लिखो और ये साइंटिस्ट का नाम लिखो. Write down fast. If you have done, please let me know. Yes, miss. हो गया? Okay. So these are the different types of tissue. You have to draw the diagram also. I will tell you how to draw, means from where to draw. You all are having the textbook with you all. So you see this diagram. This is the epithelial tissue. See the diagram nicely and properly first. Now let us learn about the general points about the epithelial tissue. Epi का मतलब होता है above और थीलियम का मतलब होता है layers of cell. तो ऐसा टिश्यू जो ऊपर प्रेजेंट है, अभी हमने बताया कि कवरिंग में प्रेजेंट है, तो ऐसा टिश्यू जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको अबव बोलते हैं. और थीलियम का मतलब है लेयर्स ऑफ सेल. Epithelial tissue is forming the covering on the inner and the outer surface of body and the organ. कोई भी बॉडी या ऑर्गन के, जैसे अभी समझो ऑर्गन है कोई, तो इसके बाहर भी कवरिंग रहेगा और इसके अंदर के साइड में भी कवरिंग रहेगा of the epithelial tissue. The cell of these tissues are compactly arranged. आप देख सकते हो इस डायग्राम में, देखो नीचे डायग्राम में सेल्स देखो एकदम पास पास में प्रेजेंट है, एकदम पास पास में प्रेजेंट है. इतने पास में प्रेजेंट है कि 2 सेल के बीच में आपको मतलब थोड़ा गैप भी नजर नहीं आ रहा है ना. दोनों सेल देखो, आप ये देख सकते हो कि दोनों सेल के बीच में आपको थोड़ा भी गैप नजर नहीं आ रहा, और रहेगा भी गैप तो बहुत थोड़ा सा गैप रहेगा. So the cells of this tissue are compactly arranged with little intercellular matrix. बायो में इंटर का मतलब क्या बताया मैंने? इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन. सेल्यूलर का मतलब तो आपको मालूम है, सेल के बीच में. मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अभी मैंने आपको बताया कि 2 सेल के बीच में जो फिलिंग मटेरियल होता है उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं. तो एपिथेलियल टिश्यू का ये खास बात है कि सारे जो सेल्स है वो इतने पास पास में प्रेजेंट होते हैं कि बीच में इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स नहीं के बराबर होता है, या तो नहीं होता है या तो रहेगा तो बहुत थोड़ा सा रहता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू. ऑल द एपिथेलियल टिश्यू आर रेस्टिंग ऑन अ नॉन सेल्युलर, बिना सेल वाला. बिना सेल वाला मतलब क्या होता है बेटा? नॉन सेल्युलर मतलब बिना सेल वाला मतलब सेल क्या है बेटा? उसके अंदर इट्स अ लिविंग थिंग ना, उसमें न्यूक्लियस Yes. है, वो सेल डिवीजन कर सकता है,
पर अगर हम कोई चीज को नॉन सेल्यूलर बोल रहे हैं मतलब कि उसमें सेल डिविजन नहीं होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, तो नॉन सेल्यूलर है और बेसमेंट मेम्ब्रेन है मतलब नीचे की तरफ है। मतलब हाउ यू विल इमेजिन दिस, जैसे फॉर एग्जांपल ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर ये एपिथेलियल टिश्यू है, तो हमेशा एपिथेलियल टिश्यू ऐसे प्रेजेंट होता है। ये रेड कलर का आप क्या देख पा रहे हो, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये नॉन सेल्यूलर है, और इसके ऊपर ये मैंने मोबाइल रखा तो ये क्या हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू। अंडरस्टूड, ठीक है। तो हर एपिथेलियल टिश्यू में ना ये नीचे वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता ही है, हमेशा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स आर पॉलीगोनल। पॉली का मतलब क्या होता है बायो में, मेनी, तो पॉलीगोनल मतलब कोई भी शेप का हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्फेरिकली हो, ओवल ही हो, हाँ हेक्सागोन ही हो, ऐसा कोई एक शेप का नहीं होता है, कोई भी शेप का हो सकता है ये, इसके लिए मैं कह रही हूँ कि ये पॉलीगोनल है, कोई भी शेप का हो सकता है। कभी क्यूब शेप का हो सकता है तो मैं उसको क्यूबॉइडल बोलूंगी, कभी लंबे लंबे सेल्स भी देखने को मिलते हैं तो मैं उसको कॉलमनार बोलूंगी, ठीक है। तो सेल्स आर पॉलीगोनल इन शेप। पर एपिथेलियल टिश्यू का खास बात क्या है कि इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे पिंक कलर के डायग्राम में येलो कलर का क्या दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस दिख रहा है। तो एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, सिंगल न्यूक्लियस रहता है, विच इज प्रेजेंट एट द center or it may be at the base. When we will be learning the types, that time you will understand. या तो सेंटर में होगा या तो बेस में होगा। Understood? Next point is the tissue is avascular. Again bio का term है। बायो में वैस्कुलर का मतलब होता है रिच इन ब्लड सप्लाई, नोट डाउन कर लो। वैस्कुलर का मतलब क्या होता है, रिच इन ब्लड सप्लाई। तो अवैस्कुलर मतलब बिना ब्लड सप्लाई वाला, मतलब एपिथेलियल टिश्यू के पास अपना खुद का ब्लड सप्लाई नहीं है। फिर आप मुझे बोलोगे कि इसको नरिशमेंट कैसे मिलता है ये टिश्यू को, तो इसके नीचे ही कनेक्टिव टिश्यू होता है। जैसे हमारा स्किन क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, हमारे स्किन के नीचे ही ना कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू वैस्कुलर है, मतलब उसके पास ब्लड वेसल्स है, तो उसी के पास से ये भी अपना नरिशमेंट लेता है। अंडरस्टूड और नॉट, समझ में आया कि नहीं क्या बोला मैंने? अंडरस्टूड? Yes, miss. Yes, miss. Next important point about this epithelial tissue is it is having a very good capacity of regeneration. If you split the word, re मतलब वापस, generate हो सकता है, वापस से जनरेट हो सकता है। इसका मतलब क्या है, देखो बचपन से लेके अभी बड़े होने तक आपको कई बार लगा होगा, आप कितने बार गिर गए होगे, आपको चोट लगी होगी, पर क्या वो वैसा का वैसा ही है, नहीं ना, वो हील हो गया ना, आफ्टर सम डेज और सम टाइम इट हैज हील्ड। तो व्हाई द हीलिंग हैज टेकन प्लेस, बिकॉज द एपिथेलियल टिश्यू हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनरेशन। मतलब अगर हमें कहीं कट लग गया, हमें कुछ चोट लग गई, तो थोड़े दिन के बाद वो वापस रीजनरेट हो जाता है। अंडरस्टूड? अगर ऐसे ही हमारे हड्डियों के साथ भी हो पाता तो फिर हमें कोई डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू ही रीजनरेट हो सकता है, बाकी के कोई चीजें नहीं। अंडरस्टूड? सो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा आपने, कि सबसे पहला ऐसा टिश्यू कोई ऑर्गन या बॉडी के बाहर और अंदर प्रेजेंट होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप इसको कैसे पहचानोगे माइक्रोस्कोप के नीचे, जैसे मैंने आपको माइक्रोस्कोप के नीचे एक लगा के दे दिया टिश्यू, कैसे पहचानोगे, अगर सेल्स बहुत पास पास में है, हाँ, और दो सेल के बीच में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम है या फिर नहीं है, तो आप पहचान जाओगे कि ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। देन द सेल्स आर ऑलवेज रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट का मतलब जैसे आप मॉल में वगैरह जाते हो तो पार्किंग बेसमेंट में होता है, तो बेसमेंट मतलब नीचे वाला एरिया, यस। तो नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और उसके ऊपर सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। बाकी कोई टिश्यू में ऐसा नहीं है, ना ही बेसमेंट मेम्ब्रेन ना कनेक्टिव में है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ना मस्कुलर में है और नहीं नर्वस में, सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल में ही होता है, ठीक है।
फिर हमने बताया कि ये सेल कोई भी शेप का हो सकता है, पॉलीगोनल है, वो क्यूब शेप का भी हो सकता है, वो लंबे लंबे भी हो सकता है, कॉलमनार भी हो सकता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, फिर वो चाहे सेंटर में हो या फिर एट द बेस हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव सीन दैट इट इज अवैस्कुलर, मतलब बिना ब्लड वेसल्स का है, बट इट गेट्स इट नरिशमेंट फ्रॉम द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट कैन रीजेनरेट, ये वापस से रीजेनरेट हो सकता है। एंड देयरफॉर हमें बचपन से लेके अभी तक कितने बार चोट लगी होगी पर वो सब ठीक हो गया है। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. ना, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है? तो फंक्शन है प्रोटेक्शन। स्किन का काम क्या होता है बेटा? प्रोटेक्शन, ताकि कोई भी चीजें हमारे बॉडी में आसानी से अंदर ना जा सके। एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, बहुत सारा काम होता है। अब आपको क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अगर ये सिंगल लेयर है, अभी मैं वापस वही चीज आपको दिखाऊंगी, जैसे कि ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये इसके ऊपर एक लेयर ऑफ सेल है, तो ये क्या हो गया? सिंपल एपिथेलियम। पर उसके ऊपर मैंने एक और लेयर डाल दिया, उसके ऊपर एक लेयर डाल दिया, उसके ऊपर एक और लेयर डाल दिया, मतलब लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर डाल दिया, तो क्या हो गया? कंपाउंड एपिथेलियम। अंडरस्टूड? सो एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप्स। अगर बेसमेंट के ऊपर एक ही लेयर है, बेसमेंट के ऊपर एक ही लेयर है तो सिंपल। अगर बेसमेंट के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर है तो कंपाउंड एपिथेलियम। अंडरस्टूड? सो राइट डाउन types of epithelial tissue. Write down types of epithelial tissue. Make two parts. Types of epithelial tissue के दो types करो, दो parts करो। एक साइड लिखो सिंपल एपिथेलियम, दूसरे साइड लिखो कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के नीचे जो स्लाइड पे आपको दिख रहा है वो लिखो मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर को अंडरलाइन करो। और कंपाउंड के नीचे क्या लिखोगे? मेड अप ऑफ टू और मोर लेयर ऑफ सेल। जो सबसे नीचे वाला सेल रहेगा वो बेसमेंट पे बैठा रहेगा। Please write down. After write down, please tell me you have done. 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 चलो सबका डन 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 हो गया है। Now, below epithelial tissue, below epithelial tissue, अभी जो मैं आपको दिखाते जाऊंगी उसके नीचे आप उसके नाम लिखते जाओगे, ठीक है? Explanation I will do afterwards. First, write down the flow table. Below epithelial tissue, write down. First, number 1, epithelial tissue के नीचे लिखो squamous epithelial tissue, see the spelling. उसके नीचे लिखो नंबर 1 स्क्वैमोस एपिथेलियम। आपको सिंपल के 7 टाइप्स पढ़ने हैं, समझा? तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, इसलिए आप पहले लिख लो। सिंपल के 7 टाइप्स के नाम लिख लो। पहले लिखो स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू। लिखा? हाँ. नेक्स्ट नाम लिखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू लिखो या एपिथेलियम लिखो, एक ही बात है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू लिखो या ये लिखो?
लिखा क्यूबोइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट लिखो नंबर 3, उसके नीचे ही लिखो कॉल्यूमनार एपिथेलियम। Number 4, write down ciliated epithelium. Ciliated epithelium. Next, number 5, write down glandular epithelium. Glandular epithelium. Number 6, write down sensory epithelium. Sensory epithelium. And 7th one, write down germinal epithelium. लिखा सबने इतना? अभी कंपाउंड के नीचे लिखो, कंपाउंड एपिथेलियम के नीचे लिखना है अभी। हाँ, अंडरस्टूड? नो, कंपाउंड के नीचे लिखो नंबर 1 स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। कंपाउंड के नीचे नंबर 1 स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। कंपाउंड के नीचे नंबर 2 ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कंपाउंड के अंदर नंबर 2 ट्रांजिशनल एपिथेलियम। What is first? स्ट्रैटिफाइड। कंपाउंड में फर्स्ट वन इज स्ट्रैटिफाइड एंड सेकंड वन इज ट्रांजिशनल। लिखा? Yes. ओके। सो आपको सिंपल में कितने टाइप्स पढ़ने हैं? 7 types. 7. एंड कंपाउंड में कितने टाइप्स? 2. 2 टाइप्स। ओके, नाउ आप let us learn the first one, that is a simple epithelium का first one, that is a squamous epithelium. Squamous epithelium. So squamous epithelium का पहले मैं आपको डायग्राम बताऊंगी। आप देखो, बायो को इजी करना है ना, तो लर्न विद द डायग्राम। जब आप डायग्राम के साथ पढ़ोगे ना तो बायो बहुत इजी हो जाएगा। तो लेट अस सी द डायग्राम एंड देन लेट अस एक्सप्लेन इट विद दिस। तो सिंपल एपिथेलियम में, स्क्वैमोस एपिथेलियम में आप देख सकते हो कि बहुत ही पतला है। दिस इज व्हाट, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपको ये ऊपर सिंपल स्क्वैमोस सेल नजर आ रहे हैं। आपको कैसा दिख रहा है शेप? देखो, इसका शेप देखो कैसा अलग है, यहाँ का शेप देखो कैसा अलग है। यू कैन सी द कर्सर आई एम मूविंग, यू कैन सी द शेप। मतलब शेप कोई एक टाइप का नहीं है। तो आई कैन से दैट इट इज पॉलीगोनल इन शेप। करेक्ट, polygonal in shape. The cells are resting on a basement membrane. It is very thin. है कि नहीं? डायग्राम से ये सब प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes or no? What about nucleus? Nucleus कहाँ पर present है? Tell me, where is the nucleus present?
Tell me, where is the nucleus present by looking at the diagram? At the center. शाबाश, very good. The nucleus is present at the center. ठीक है, तो बस हो गया आपका squamous epithelium पढ़ के. What you have to learn? The squamous epithelium tissue is very thin. The cells are polygonal in shape. Nucleus is present at the center of this cell. ठीक है, they all are resting on a basement membrane. Then here you can see that, आप देख सकते हो कि ऐसा प्लेन नहीं है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दिख रहा है आपको, मतलब ऐसा प्लेन मार्जिन नहीं है. तो ऐसा ऊपर नीचे मार्जिन को क्या बोला जाता है बायो में? सरेटेड मार्जिन बोला जाता है. सरेटेड मतलब क्या होता है बेटा? जैसे वो कारपेंटर के पास सॉ नहीं होता है, वो सॉ के पास कैसा दांत होता है ऊपर नीचे, जिससे वो लकड़ियों को कट करता है, तो वैसा कोई शेप का चीज होता है ना, तो उसे हम सरेटेड कहते हैं. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ऊपर नीचे नजर आ रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे सरेटेड मार्जिन. तो लेट अस सी, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फ्लैट, थिन, polygonal with serrated margin. Understood? अच्छा, ये अगर हमें देखेंगे हम, तो कैसा दिख रहा है बेटा आपको? फुटपाथ के टाइल्स के जैसा दिख रहा है कि नहीं? जैसे कोई फुटपाथ पे कोई टाइल्स लगे रहते हैं पेडेस्ट्रियन के लिए, जो बाजू में चलने के लिए रोड पे फुटपाथ पे जो टाइल्स लगे होते हैं, वो भी कुछ ऐसे ही दिखते हैं. ठीक है, तो ये हमें ऊपर से देखने में कैसा दिख रहा है? फुटपाथ के टाइल्स के जैसा दिख रहा है. इसीलिए क्योंकि ये फुटपाथ के टाइल्स के जैसा दिख रहा है, रास्ते के टाइल्स के जैसा दिख रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं. पेवमेंट का मतलब होता है टाइल्स ऑफ फुटपाथ. अगेन ये क्वेश्चन अधिकतर कॉलेजेस में पूछे जाते हैं कि स्क्वैमोस एपिथेलियम इज आल्सो कॉल्ड एज डैश, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ पेवमेंट एपिथेलियम, या फिर why squamous is called as pavement epithelium. So what should be the answer? Because the cells are arranged like the tiles of a foot, so it's called as a pavement epithelium. Understood? Yes. Third point देखो, prominent spherical का मतलब होता है गोल, oval मतलब अंडे के शेप का, या तो स्फेरिकल शेप का या तो अंडे के शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है. कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द सेंटर ऑफ द सेल. हो गया आपका स्क्वैमोस पढ़ के. सी, if in the exam this question has been asked, you have to bifurcate your answer in 4 headings. Please note down. अभी आप लेक्चर के बाद ये लिखने भी वाले हो, आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में दिखाने भी वाले हो. You will be bifurcating each and every type with 4 headings. First heading will be, write down if you want, how you are going to write down the answers of all the tissues. मैं explain कर दूंगी, पर आप टेक्स्ट बुक से देखकर आंसर लिखोगे. If I have asked a question, explain squamous epithelial tissue. अभी आपको अभी से बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए उसका आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए. Okay? If the question is asked, explain squamous epithelial tissue, how you are going to write down the answer in 4 headings. 4 headings में first heading will be location, कि ऐसा टाइप का टिश्यू हमारे बॉडी में कहां पर प्रेजेंट है. तो फर्स्ट हेडिंग विल बी लोकेशन. सेकेंड हेडिंग विल बी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कि वो दिखता कैसे है. थर्ड हेडिंग विल बी फंक्शन, कि इसका काम क्या है. और फोर्थ हेडिंग विल बी द डायग्राम. अंडरस्टूड? अगर ये एग्जाम में पूछा है तो यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन 4 हेडिंग्स. फर्स्ट वन इज द लोकेशन, कि ऐसा टाइप का टिश्यू हमारे पूरे बॉडी में कहां पर प्रेजेंट है. आप जरूरी नहीं है कि सारे लोकेशन याद कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे हर जगह के अलग अलग लोकेशन है, तो कम से कम 2 लोकेशन तो आपको याद होना ही चाहिए. सो लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड द डायग्राम. अंडरस्टूड? सो मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी. अब हम लोकेशन की तरफ चलते हैं. ऐसा सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है. व्हाट आर आवर ब्लड वेसल्स? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर आवर ब्लड वेसल्स. हमारे एल्वियोलाई में प्रेजेंट है. व्हाट इज एल्वियोलाई? हमारे लंग्स के अंदर बलून के जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर जब हम ऑक्सीजन लेते हैं
तो एल्वियोलाई में जाते हैं वो, और एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में जाते हैं। समझ में आया? तो ये स्क्वैमोस एपिथेलियम कौन सी जगह पे प्रेजेंट है? जो चीज बहुत ही पतली है, जहां से कहीं से भी एक्सचेंज हो पाता है। तो ब्लड वेसल्स पतला होगा तभी तो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो पाएगा। एल्वियोलाई अगर पतला होगा तभी तो गैस का एक्सचेंज हो पाएगा। अंडरस्टूड? हमारे बॉडी के सीलोम में प्रेजेंट है। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी होता है। ठीक है? फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ द स्क्वैमोस एपिथेलियम। Understood all of you this much? Any doubt with the squamous epithelium? Any doubt? No. Okay, and then you will be drawing a diagram referring your textbook. ठीक है? चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अभी आपको एक चीज समझ में आ गया ना? अब इसका पहले आप लोकेशन देखो, फिर लोकेशन के बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद फंक्शन, फंक्शन के बाद डायग्राम। आप इस डायग्राम में 3D डायग्राम नहीं बना के 2D डायग्राम भी बना सकते हो। आप सिर्फ इतना ही पार्ट बना सकते हो जो मैं कर्सर देखो, सिर्फ इतना पार्ट भी बनाओगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। नो नीड टू ड्रॉ दिस पार्ट, 3D बनाने का जरूरत नहीं है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि सेल्स क्यूब के जैसे हैं। आप देख सकते हो क्यूब कैसे दिख रहे हैं आपको, स्क्वायर स्क्वायर दिख रहे हैं ना? तो क्यूब के जैसा है, इसके लिए इसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। न्यूक्लियस कैसा है? सर्कुलर है, स्फेरिकल है। कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है। तो ये दोनों पॉइंट, ये दो लाइन आप किस में लिखोगे? स्ट्रक्चर में लिखोगे। फंक्शन क्या है ऐसे टाइप के एपिथेलियम का? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारे पैनक्रिया में, हमारे सलाइवरी ग्लैंड में, हमारे पीसीटी एंड डीसीटी में। व्हाट इज पीसीटी एंड डीसीटी? आप एक्सक्रीशन लेसन पढ़ोगे, उसके अंदर आप नेफ्रॉन के बारे में पढ़ोगे। हमारे किडनी में ना नेफ्रॉन्स होते हैं, और नेफ्रॉन्स ही यूरिन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है? हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, और नेफ्रॉन्स यूरिन बनाने में मदद करते हैं। तो नेफ्रॉन का ही ये एक हिस्सा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी बोलते हैं, एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीसीटी बोलते हैं। सो पीसीटी एंड डीसीटी दोनों क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना है। अंडरस्टूड? I hope this is very simple to understand. Yes. And you will be drawing a diagram. अब हम कॉलमनार एपिथेलियम की तरफ। कॉलम का मतलब क्या होता है बेटा? जो बड़े बड़े हैं, जो लंबे हैं, जो टॉल है। ठीक है? तो दीज सेल्स आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, लंबे लंबे सेल्स है, टॉल सेल्स है, लाइक अ पिलर, पिलर के जैसे लंबे लंबे हैं। सो दीज सेल्स आर टॉल, पिलर के जैसा। हाँ, द इनर एंड ऑफ द सेल्स आर नैरो, ये वाला एंड नैरो है, और ऊपर वाला हिस्सा ब्रॉड है और फ्लैट है। ऊपर वाले हिस्से में फ्री एंड पे क्या प्रेजेंट है? आप देख सकते हो, आई एम मूविंग द कर्सर, व्हाट इट इज? माइक्रोविलाई। मैंने आपको विलाई का मतलब इंटेस्टाइन में बताया था, विलाई का मतलब क्या बताया था? हु विल टेल मी? विलाई का मतलब क्या बताया था मैंने, जब मैंने आपको इंटेस्टाइन का टीएस बताया था तभी? व्हाट डू यू मीन बाय विलाई? VILLI। किसी को भी याद नहीं है? Finger like structure. शाबाश बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो वो तो इंटेस्टाइन में थे, तो काफी बड़े बड़े थे। अब तो हम सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेल तो आप सोच सकते हो कि कितना छोटा है। तो सेल के अंदर भी अगर फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली वो माइक्रोस्कोपिक होगा। तो हम उसको क्या नाम देंगे? माइक्रोविलाई। समझ में आया? तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर, फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर, फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर, फिंगर के जैसा। तो फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर रहेगा तो इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है? न्यूक्लियस ओवल शेप का है। कैसे शेप का है? ओवल शेप का है। और कहां पर प्रेजेंट है? एट द लोअर एंड, नीचे के साइड में आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है।
ऐसा टाइप का एपिथेलियम कहाँ पर प्रेजेंट है? अब ये माइक्रोविला है, तो माइक्रोविला का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कराना। तो ऐसे टाइप के एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? जहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। So it is present in the inner lining of our intestine, our gallbladder. Gallbladder पता है ना बेटा आपको? Where bile juice is stored. In our gastric glands, in our intestinal glands. We have already discussed about this microvilla in that particular lesson, if you remember. And the functions will be secretion and absorption. Any doubt till here? I will repeat it once again. Columnar epithelium के बारे में आप क्या learn किया आपने? The cells are tall, they are pillar-like. They are having two ends, है ना? Tall है, pillar के जैसा है, तो नीचे वाला end कैसा है? Narrow है. ऊपर वाला end कैसा है? Free end कैसा है? Broad and flat. ऊपर वाला broad end, free end is showing finger-like projections called as a microvilli. And wherever the microvilli are present, they will increase the surface area for absorption. Here the nucleus are present towards the base. This type of epitheliums are present in our intestine, in our gallbladder, in our gastric gland, that is our stomach. हमारे intestine glands में present है, everywhere they are present. And the function is secretion and absorption. And you will draw this diagram. In every diagram, you will be drawing basement membrane. By default, you are going to draw, for epithelial, you are going to draw basement membrane. Got it, all of you? Yes. See, this is the actual diagram when we see under the microscope. You can see small microvilli over here. You can see the nucleus present at the base. Cells are tall, so called as columnar. This is the actual diagram, actual thing which we can see under the microscope. Next comes the ciliated epithelium. First see the diagram. इसका भी shape कैसा है? Columnar के जैसे है कि नहीं? Yes. The cells are tall. The cells are pillar-like. The nucleus are present at the base. हाँ, यहाँ पे भी दो ends है. नीचे वाला end narrow है, ऊपर वाला end free end है. पर यहाँ के free end पे जो चीज present है, उसके अनुसार इसका नाम है. So at the free end, it shows hair-like projections, hair-like structures, which are present at the free end. And these hair-like structures are called as cilia. आपने पैरामोशियल cilia देखा था ना? वैसे ही hair-like projections are present. Okay, and therefore it is called as a ciliated epithelium. Again, the cells can be of any shape. It can be of cube shape. It can be of columnar shape. सिर्फ इसका ciliated नाम क्यों पड़ा है? Because इसके free end पे cilia present है. What is cilia? It is a hair-like projection. Nucleus are present oval and at the base. Now you will ask me, what is the function of the cilia? See, cilia are hair-like projection and they move also. So its use is in our respiratory system. हमारे respiratory system में when we inhale air, जब हम air को inhale करते हैं, तो सिर्फ हम air inhale नहीं करते हैं, साथ में dust particle भी जाता है. उस dust particle को trap करके रखने के लिए the cilia helps. So cilia will trap the dust particles or the foreign particles, and it will avoid entering in our respiratory system. So these type of epitheliums are present mostly in our respiratory system to trap the dust particle. Understood? First one. Understood or not? Yes. Second, cilia has is important in the female reproductive system. You will be learning in your further classes that the sperm is a motile gamete. Motile का मतलब है it moves, it shows movement and locomotion. But the egg is non-motile, मतलब egg के पास कोई locomotory organs नहीं है, ना उसके पास cilia है, ना flagella है, ना tail है, कुछ नहीं. But
you must have heard also of fallopian tube या फिर oviduct सुना है नाम, oviduct या fallopian tube. हाँ. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ना ओविडक्ट होता है या फैलोपियन ट्यूब होता है. उसमें एग को ट्रैवल करना होता है, मतलब उसमें ऊपर तक जाना होता है. अब एग के पास तो कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, तो फिर वो कैसे आगे जाएगी? यस, तो एग को मूव करने के लिए, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए ये सीलिएटेड एपिथेलियम मदद करते हैं. तो दोनों साइड में फैलोपियन ट्यूब में ना, समझो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के ऊपर और नीचे दोनों साइड में सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं. तो ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम है ना, ये ऐसे हिलते हैं, जिसके वजह से एग आगे 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 ढकला जाता है. ठीक है. सो दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the female reproductive system to push the egg in the forward direction. You can see the function to create movement of material in contact in a specific direction and thus able to prevent entry of foreign particles in the trachea. Trachea क्या है? It's a part of our respiratory system. And it pushes the ovum through the oviduct. Ovum का मतलब भी egg होता है. हाँ, ovum का मतलब भी egg होता है. And oviduct मतलब fallopian tube को हम oviduct भी कह सकते हैं. It is also found in the inner lining of buccal cavity of frog. Also nasal cavity, trachea, हमारे nasal cavity में भी present है, हमारे नाक में भी present है, trachea में present है, oviduct of the vertebrates में भी present है. Understood? Anybody is having any doubt, you can please ask me. Anybody is having any sort of doubt, not understood any of the points, please let me know. So what you have learned today, you have learned epithelial tissue. Normally epithelial tissue कैसा दिखता है? So that is a homework for you all to write down the common points of the epithelial tissue. Homework number 1, to write down common points about the epithelial tissue. Just general points about the epithelial tissue. Next homework for you all is, you have written this table simple and compound. Whatever I have explained you, you're going to write down in these 4 headings. You're going to write down about the squamous with the 4 heading, with the diagram. Similarly, you're going to write down about the cuboidal with the 4 heading and the diagram. Columnar with the 4 headings and ciliated with the 4 headings. So this is the actual diagram, how the cilia looks. देख सकते हो सेल स्टॉल है, देखो न्यूक्लियस देखो नीचे के साइड में प्रेजेंट है, और these are the hair like projections called as a cilia. सबको इतना समझ में आ गया है? किसी को कुछ डाउट है? Miss. होमवर्क भी सबको समझ गया है? Miss. तो नेक्स्ट लेक्चर में आप होमवर्क पहले मुझे दिखाओगे. हाँ, all of you will show me the homework.